हेलो स्टूडेंट, आइए शुरू करते हैं आज के हम अगली क्लास। तो आइए, हमने पहले पढ़ा था भाषा, लिपि, भाषा का अर्थ क्या होता है, प्रकार क्या होता है, उसके बारे में हमने पढ़ा था, जाना था। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए अब हम आगे पढ़ेंगे भाषा, भाषा और बोली। भाषा और बोली। देखिए विद्यार्थियों, भाषा और बोली में क्या अंतर होता है, इस चीज को हम यहाँ पर जानेंगे। तो देखो, भाषा हमने पहले देखी थी, परस्पर विचार विनिमय के माध्यम को भाषा कहा जाता है। और बोली क्या होती है, भाषा का एक छोटा रूप होता है जो एक सीमित क्षेत्र में, सीमित एरिया, छोटे कस्बे में बोली जाती है। तो आइए लिखते हैं बोली। बोली अर्थात बोली क्या होती है, एक सीमित क्षेत्र में एक जो कस्बा, जो छोटा सा कस्बा है, उसका जो स्थानीय रूप होता है, बोलचाल की भाषा का जो स्थानीय रूप या भाषा का कोई छोटा रूप होता है, वो बोली कहलाती है। और भाषा का एक विस्तृत एरिया होता है जो एक बड़े एरिया में बोली जाती है। तो देखिए लिखते हैं, एक सीमित क्षेत्र, एक सीमित क्षेत्र में, सीमित क्षेत्र का मतलब एक छोटा रूप, जैसे कस्बा, गांव, जिला, उस एरिया में बोली जाने वाली, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली, बोली जाने वाली, बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को, स्थानीय रूप को बोली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोली कहा जाता है। कहा जाता है। किसे कहेंगे? बोली किसे कहेंगे? देखो, भाषा का एक स्थानीय रूप होता है जिसे हम बोली कहते हैं, जो एक सीमित क्षेत्र में बोला जाता है। सीमित, एक लिमिट, कस्बा, गांव या छोटा सा शहर, जिसमें वहाँ का जो स्थानीय बोलचाल का जो रूप है उसे ही बोली कहा जाता है। अर्थात एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहा जाता है। आगे लिखते हैं, बोली को भाषा की उपभाषा, बोली को भाषा की उपभाषा भी कहा जाता है। कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाषा की उपभाषा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखो, भाषा एक विस्तृत एरिया है, उसका एक छोटा सा रूप जो होता है वो उपभाषा कहलाता है। देखो, बोली भाषा की उपभाषा भी कहा जाता है। देखो ना, तो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहा जाता है और बोली भाषा की उपभाषा भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, भाषा का अविकसित रूप, भाषा का अविकसित रूप बोली कहलाता है। क्या कहलाता है? बोली कहलाता है। किसका रूप? भाषा का जो अविकसित रूप है, जो भी विकसित नहीं हो पाया है, वह बोली कहलाता है। यदि वो विकसित हो जाता तो वो भाषा का रूप ले लेता, इसलिए अविकसित रूप को बोली कहा जाता है। तो देखिए, बोली क्या होती है? एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाला स्थानीय रूप बोली कहलाता है। बोली भाषा की उपभाषा भी कहा जाता है। भाषा का अविकसित रूप बोली कहलाता है। क्या कहलाता है? बोली कहलाता है। यह सामान्य बोलचाल, सामान्य बोलचाल का रूप बोली कहलाता है। बोली कहलाता है। अर्थात लोगों का जो सामान्य एरिया के अकॉर्डिंग जो बोलचाल का रूप होता है वो बोली कहलाता है। अब आगे देखते हैं, भाषा, जबकि भाषा का विस्तृत रूप होता है। क्या होता है? भाषा का विस्तृत रूप होता है जो व्याकरण की दृष्टि से
शुद्ध होती है। क्या होती है? भाषा। जबकि भाषा का जबकि जबकि भाषा एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? एक जो बड़े एरिया होता है, जैसे स्टेट हो सकता है, कंट्री हो सकता है, या एक बड़ा रूप हो सकता है, बड़ा क्षेत्र हो सकता है, वहां पर बोले जाने वाला जो स्थित रूप है, अर्थात एक ही लैंग्वेज को बड़े एरिया में बोले जाने के कारण उसको भाषा हम कह सकते हैं। और बोली उसका एक छोटा रूप होता है जो छोटे क्षेत्र में बोला जाता है। जो आगे लिखो, जो व्याकरण एवं शब्द शुद्धि से परिपूरित होता है। किससे होता है? व्याकरण एवं शब्द शुद्धि से परिपूरित होती है। भाषा किससे परिपूरित होती है? व्याकरण एवं शब्द शुद्धि से परिपूरित होती है। भाषा देखो, बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, जबकि भाषा एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, जो व्याकरण एवं शब्द शुद्धि से परिपूरित होती है, जिसमें साहित्य लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? साहित्य लिखा जाता है। अर्थात सभी अपनी अपनी भाषाओं का अपना अपना साहित्य होता है। जैसे अंग्रेजी में अंग्रेजी साहित्य, हिंदी में हिंदी साहित्य, संस्कृत में संस्कृत साहित्य, उर्दू में उर्दू साहित्य। तो देखो, जो व्याकरण भाषा एक बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, जो व्याकरण एवं शब्द शुद्धि से परिपूरित होती है, जिसमें साहित्य लिखा जाता है। तो ये था भाषा और बोली में अंतर। अब आगे देखते हैं भाषा के भेद। क्या पढ़ेंगे आगे? भाषा के भेद। तो देखते हैं भाषा के कितने भेद होते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। भाषा के भेद, भाषा के भेद कितने होते हैं उस चीज को देखते हैं। तो विद्यार्थियों, भाषा के मुख्य रूप से भाषा के मुख्य रूप से 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। भाषा के मुख्य रूप से 8 भेद होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, पहला मूल भाषा। पहला क्या होता है? मूल भाषा होता है। अर्थात किसी स्टेट या देश की जो मुख्य भाषा होती है, जिसके ऊपर सारा साहित्य, सारा विचार उसके ऊपर डिपेंड हो, वो मूल भाषा है। और दूसरा व्यक्तिगत बोली या भाषा जिसको कह सकते हैं। अगला भेद कौन सा है? व्यक्तिगत बोली। पहला तो है मूल भाषा और दूसरा है व्यक्तिगत बोली। तीसरा स्थानीय बोली या उपबोली। तीसरा भेद कौन सा है? स्थानीय बोली या उपबोली। चौथा कौन सा है? बोली और भाषा। चौथा भेद है बोली और भाषा। ठीक है विद्यार्थियों, समझ में आ रहा है? भाषा के 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 8 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला मूल भाषा, दूसरा व्यक्तिगत बोली या भाषा, तीसरा स्थानीय बोली या उपबोली, चौथा बोली और भाषा। उसके अलावा पांचवा आदर्श भाषा
जो अपने देश की या अपने एरिया कल्चर के अकॉर्डिंग जो भाषा होती है वो आदर्श भाषा होती है। छठवां है राष्ट्रीय भाषा, जो अपने अपने देश की भाषा होती है। उसके बाद सातवां होता है विशिष्ट भाषा। कौन सा होता है? विशिष्ट भाषा। सातवां भेद कौन सा होता है? विशिष्ट भाषा। और आठवां कृत्रिम, अर्थात बनाई हुई भाषा, कृत्रिम भाषा। कुछ भाषा ऐसी होती है जो मनगढ़ंत होती है, वो कृत्रिम भाषा के अंतर्गत आती है। तो देखिए, अपन ने देखा कि भाषा के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मूल भाषा, व्यक्तिगत बोली एवं भाषा, स्थानीय बोली या उपबोली, बोली और भाषा, आदर्श भाषा, राष्ट्रीय भाषा, विशिष्ट भाषा और कृत्रिम भाषा। तो ये था विद्यार्थियों भाषा के 8 भेद। समझ में आए होंगे। अब आगे देखते हैं भाषा की इकाइयां। भाषा की इकाइयां देखो विद्यार्थियों, आपको कंफ्यूज में नहीं होना है। भाषा के भेद अलग हैं और भाषा की इकाइयां अलग हैं। तो अब हम आगे देखेंगे भाषा की, पेन खत्म हो गया। भाषा की, देखो आगे देखते हैं भाषा की इकाइयां। क्या देखेंगे? भाषा की इकाइयां। इससे पहले हमने क्या देखा था? भाषा के भेद। भाषा के भेद तो कितने थे? 8 भेद थे, तो हमने देखे पढ़े। भाषा की इकाइयां, भाषा के भेद और इकाइयां दोनों अलग अलग हैं। तो भाषा की कितनी इकाइयां हैं? तो भाषा की मुख्यतः 5 कितनी इकाइयां हैं? 5 इकाइयां हैं। भाषा की मुख्यतः कितनी इकाइयां हैं? 5 इकाइयां हैं। कितनी इकाइयां हैं? 5 इकाइयां हैं। कौन कौन सी हैं? वो हम डिस्कस पहले बता चुके हैं। वो भाषा की मुख्य इकाइयां कौन कौन सी हैं? तो देखो, पहली इकाई है ध्वनि। पहले प्राचीन समय में व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान किससे करता था? ध्वनि। उसके बाद दूसरा वर्ण, तीसरा शब्द, चौथा पद और 5वां वाक्य। ये भाषा के 5 इकाइयां हैं। कितनी इकाइयां हैं? 5 इकाइयां हैं। देखो, भाषा की कितनी इकाइयां हैं? 5 इकाइयां हैं। कौन कौन सी? ध्वनि, अतः प्राचीन समय में अपने विचारों को व्यक्त करने का जो तरीका था वो ध्वनि था। उसके बाद वर्ण, हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। ठीक है। शब्द, अर्थ की दृष्टि से हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द कहलाती है। पद, 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर पदों का निर्माण करते हैं। और वाक्य, 2 या 2 से अधिक पद मिलकर वाक्य का निर्माण करते हैं। और एक वाक्य भी भाषा हो सकती है। मैंने उदाहरण के आधार पे आपको पहले समझाया था कि एक वाक्य भी भाषा हो सकती है। और एक या एक से अधिक वाक्य मिलकर भाषा का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? भाषा का निर्माण करते हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन देखो, एक वाक्य भी भाषा हो सकती है और एक या एक से अधिक वाक्य मिलकर किसका निर्माण करते हैं? भाषा का निर्माण करते हैं। तो विद्यार्थियों, हमारा भाषा का जो पॉइंट था वो यहाँ खत्म होता है। और ये 12वीं क्लास की बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग, नोट्स के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई हुई बातें हैं। ठीक है। अब आगे हम देखते हैं व्याकरण। हमने इतने दिनों से व्याकरण, ग्रामर नाम सुना है, लेकिन वास्तव में ग्रामर होती क्या है, व्याकरण किसे कहते हैं, इस चीज के बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, क्योंकि ये कक्षा 12 में पेपर के अंतर्गत आती है। तो व्याकरण क्या होती है?
व्याकरण क्या होती है, व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण का अर्थ क्या है, ये काम क्या आती है, इस चीज को हम यहाँ पर जानेंगे। तो देखो व्याकरण का अर्थ, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे अपन, व्याकरण का अर्थ। व्याकरण का अर्थ क्या होता है, देखो ग्रामर जो होती है किसी भी चीज को बारीकी से जानने में हमारी मदद करती है, ठीक है। तो व्याकरण का अर्थ होता है विश्लेषण करना। क्या होता है, विश्लेषण करना, किसी भी चीज को विश्लेषण करना। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ क्या है विद्यार्थियों, विश्लेषण करना। परिभाषा, अर्थात व्याकरण किसे कहते हैं, क्या है, व्याकरण किसे कहेंगे, व्याकरण का शाब्दिक अर्थ तो क्या है, विश्लेषण करना। और व्याकरण किसे कहते हैं, तो देखो व्याकरण को भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, शुद्ध रूप से बोलना, शुद्ध रूप से लिखना, शुद्ध रूप से बोलना एवं पढ़ना जिस आधार पर हम करते हैं, जिस आधार पर हम करते हैं वह व्याकरण कहलाती है। देखो व्याकरण क्या काम आती है, भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, शुद्ध रूप से बोलना एवं पढ़ना, जिस आधार पर हम करते हैं वह व्याकरण कहलाती है। अर्थात व्याकरण वह नियम है, व्याकरण वह नियम है जिसके द्वारा, व्याकरण वह नियम है जिसके द्वारा भाषा को शुद्ध पढ़ा लिखा, शुद्ध पढ़ा लिखा और शुद्ध पढ़ा लिखा और बोला जाता है। व्याकरण वह नियम है जिसके भाषा को शुद्ध पढ़ा लिखा और बोला जाता है और शुद्ध लिखा जाता है, वही व्याकरण कहलाती है। देखो विद्यार्थियों हमने क्या देखा, व्याकरण क्या होती है, व्याकरण का अर्थ होता है विश्लेषण करना, अर्थात भाषा का शब्दों का बारीकी से विश्लेषण करना। जब तक अपन को व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा, जब तक हम किसी भी भाषा को या किसी भी शब्द को शुद्ध पढ़ लिख और बोल नहीं सकते हैं। इसलिए व्याकरण वह नियम है जिसके आधार पर भाषा को शुद्ध पढ़ा लिखा और बोला जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं, व्याकरण कहलाता है। अब आगे देखते हैं व्याकरण के अंग। व्याकरण के कितने अंग होते हैं, अर्थात व्याकरण किस किस पे हो सकती है, अर्थात व्याकरण का नियम किस किस पर चल सकता है। तो देखिए अपन ने अभी देखा था भाषा की इकाइयां 5 होती हैं, जबकि व्याकरण के कितने अंग होते हैं। तो विद्यार्थियों व्याकरण के प्रमुख रूप से 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं व्याकरण के, 4 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखो वर्ण, दूसरा शब्द, तीसरा पद, चौथा वाक्य। ठीक है, अब आपको एक प्रश्न मन में आ रहा होगा कि ध्वनि क्या होती है। तो देखिए आवाज, व्याकरण का नियम आवाज पे, ध्वनि पे नहीं होता है, जबकि किस पे होता है, वर्णों पे, शब्दों पे, पदों पे, वाक्य पर। तो ये 4 अंग व्याकरण के अंग माने गए हैं। तो आज का हमारा ये
भाषा और बोली में अंतर क्या है, भाषा के कितने भेद हैं, भाषा की कितनी इकाइयां हैं, और व्याकरण का अर्थ क्या है, व्याकरण किसे कहते हैं, और व्याकरण के कितने अंग हैं, ये हमने आज के वीडियो में समझा। थैंक यू, धन्यवाद।